हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सिलेबस था उसके ऊपर। हमने डिस्कस किया था कल कि इसके ऊपर हम लगातार क्लासेस लाते रहेंगे। तो हमारी पहली क्लास जो है हिस्ट्री की रहेगी, या हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। तो बिना कोई टाइम गवाए हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पर लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, आपको यहाँ पर पॉलिटी के ऊपर यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, इकोनॉमिक्स के ऊपर यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, जियोग्राफी के ऊपर क्लासेस मिलेंगी। हर एक जो सब्जेक्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसके ऊपर आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी क्लास आपको रोज़ मिला करेगी, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको ये क्लास मिल जाएगी। और शाम के टाइम पे आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास मिलेगी, शाम को 9 बजे के करीब आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे इस चैनल के साथ, लगातार आप इस चैनल को आप सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल को आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। तो चलिए, आज की वीडियो जो है, आज का हमारा पहला लेक्चर जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, वो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ये आपको डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज जो एनसीईआरटी के सोर्सेज हैं या डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक के सोर्सेज हैं, कुछ वीडियोस जो हैं स्टैंडर्ड वीडियोस हैं, वहाँ से मिलाकर इस पूरा जो ये डाटा को कंपाइल करके ये वीडियो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। ये पहला लेक्चर है हमारा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है बहुत वैरायटी जो है इस लेक्चर में आपको मिल जाएगी। तो सारे एस्पेक्ट में कवर करूँगा हिस्ट्री के, साथ ही साथ पॉलिटी के भी इसी तरीके से आपको डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करके एक सिंगल जो वीडियोस हैं वो मिलेंगे आपको, और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम के लिए। ये साथ ही साथ केएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो आज पहला लेक्चर है हिस्ट्री का, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पास्ट इवेंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पर फादर ऑफ हिस्ट्री हम मानते हैं हेरोडोटस को। फादर ऑफ हिस्ट्री इज़ हेरोडोटस। और रॉबर्ट ब्रूस जो थे, उन्होंने क्लासीफाई किया था हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस जो थे, इन्होंने हिस्ट्री को क्लासीफाई किया था 3 टाइप्स में। पहले इन्होंने बताया था कि प्री हिस्टोरिक, दूसरा था प्रोटो हिस्टोरिक, और थर्ड वन था हिस्टोरिक। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था रॉबर्ट ब्रूस ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट प्रिसाइज तरीके से आपके ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये तैयार किए हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जॉब्स क्रिएटर के नाम से टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा एक पीडीएफ जो कंपाइल करके आपको मिलेगा पूरा, जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके साथ साथ पॉलिटी और बाकी जो क्लासेस हैं वो भी लगातार चलाई जाएंगी, उसके पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन दी थी रॉबर्ट ब्रूस ने, इन्होंने रिटन रिकॉर्ड के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन दी थी। हिस्ट्री को इन्होंने डिवाइड किया था प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक में इन्होंने बताया था कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलता था, पर यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड मिला है ये रिटन नहीं है, नो रिटन रिकॉर्ड। इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड इसका पाया नहीं गया है प्री हिस्ट्री का, और इसको हम स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज कहा जाता है प्री हिस्ट्री को। फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड पाए गए हैं, पर यहाँ पर जो रिटन रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है, पर इसको रीड नहीं किया जा सकता। रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है पर ये रीड नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस में लिखा गया है जो कि जिससे हम अवेयर नहीं हैं। इसको हम ब्राउन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, प्रोटो हिस्ट्री को। और थर्ड है हिस्टोरिक हिस्ट्री, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। उसके पहले ये जो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री है ये भी हमें पढ़नी है।
तो हिस्ट्री में भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है अवेलेबल, और इसका जो रिटन रिकॉर्ड है इसको हम अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल भी है और इसको हम रीड भी कर सकते हैं। इसको हम वैदिक एज या वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन दी थी रॉबर्ट ब्रूस ने। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, तो हम ज़्यादा फोकस हम आज प्री हिस्ट्री पे करेंगे। प्री हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी हम करेंगे। इसके रिलेटेड जो भी प्री हिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम करेंगे, और इसके रिलेटेड जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो हम आज करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर उतना ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम प्री हिस्ट्री को स्टार्ट करें, इस क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें, थोड़ी सी हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पर डेवलप हुए, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पर अडेप्ट हुए। प्री आर्यंस यहाँ पर पहले थे, उसके बाद इंडो आर्यंस आए, ग्रीक्स यहाँ पर आए, स्काइथियंस जो कि यूरेशिया के लोग थे वो भी यहाँ पर, उन्होंने भी रूल किया। उसके बाद ह्यूनाज आए जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, टर्किश पीपल आए थे जो कि जिन्होंने इंडिया को अपना होम बनाया। तो हर एक जो ये कैटेगरी है इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। तो ये इंडियन कल्चर का एक इतिहास रहा है, इंडियन हिस्ट्री का एक इतिहास रहा है कि अनेकता में एकता, कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है। इसी वजह से जो इंडिया में आजकल देखा जाता है कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है कल्चर्स की, ये इंडिया में इसी वजह से देखी जा रही है क्योंकि पुराने समय में इतिहास में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग आए हैं। तो यहाँ पर मिक्स आर कमिंगलिंग ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सारे कल्चर्स हैं यहाँ पर इनकी मिक्सिंग हुई है, ब्लेंडिंग हुई है, कमिंगलिंग हुई है। जो नॉर्थ और साउथ के कल्चर्स भी आपस में कमिंगल हुए हैं, और ईस्ट और वेस्ट के भी कल्चर्स आपस में कमिंगल हुए हैं, क्योंकि ये सब लोग आपस में जो है साथ में रहते थे, तो कमिंगलिंग होना लाजमी था। और ये सारे लोग जो बाहर से भी आए थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स इनके थे, तो इस वजह से जो डाइवर्सिटी है इंडिया की बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पर आर्यंस जो यहाँ पर आए थे, इनको अगर देखा जाए तो इनका जो कल्चर था, इनके कुछ कल्चरल एलिमेंट्स जो थे उनको हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबरी कर सकता है कि उसके साथ हम मिला सकते हैं। वैदिक और सांस्कृतिक कल्चर जो था इंडिया का उसके साथ मिला सकते हैं, नॉर्थ का जो ये कल्चर था। उसके बाद प्री आर्यंस जो थे पहले यहाँ पर जो थे, उनको हम द्रविडियन या तमिल कल्चर जो था साउथ का, उससे हम इक्वेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, जैसे कि पाली लैंग्वेजेस थी या फिर संस्कृत लैंग्वेज जो थी, इनकी जो कुछ टर्म्स थी, ये जो लैंग्वेजेस की टर्म्स थी ये तमिल जो टेक्स्ट है साउथ के उसमें भी पाई गई है। यानी कि जो ये कल्चर्स जो थे आपस में इंटरमिंगल हो गए थे, मिंगल हो गए थे। कुछ टर्म्स भी ये डिफरेंट डिफरेंट जो ये लैंग्वेजेस थी नॉर्थ और साउथ की उसमें भी आ चुकी थी। नॉर्थ की जो लैंग्वेजेस थी पाली और संस्कृत, उसकी कुछ टर्म्स जो थी वो साउथ के लिटरेचर जो कि हम संगम लिटरेचर कहते हैं, तमिल टेक्स्ट है ये, उसमें भी अपीयर हो गई थी। 300 BC से लेकर AD 600 के बीच में ये ऐसा हुआ था, ऐसा पाया गया है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, पर उस टाइम पे पुराने समय में यहाँ पर हिंदुज़म ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ पर जैनिज़्म भी आया, बुद्धिज़्म भी आया, और फिर इस्लाम भी आया। तो इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, इन कल्चर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, रिलीजन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, और डिफरेंट रूलर्स जो यहाँ पर आए हिस्ट्री में वो भी आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर इस हिस्ट्री में। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये थोड़ा इंपॉर्टेंस बता दिया, और इसमें क्या आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं हमारी जो रॉबर्ट ब्रूस की क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दी थी उसके ऊपर। यहाँ पर जो 3 क्लासेस इसमें डिवाइड किया था रॉबर्ट ब्रूस ने, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस लेक्चर में प्री हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि प्री हिस्ट्री का जो ये रिकॉर्ड था, कोई भी यहाँ पर इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। सिर्फ आर्कियोलॉजिकली हमें कुछ चीज़ें यहाँ से मिली हैं प्री हिस्ट्री से रिलेटेड, पर इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग नॉट फाउंड इन इंडिया। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के जो बहुत पुराने लोग थे, इनके फॉसिल्स इंडिया में नहीं पाए गए हैं। अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इन इंडिया इंडिकेटेड बाय स्टोन टूल्स ऑफ अबाउट 2,50,000 BC obtained फ्रॉम डिपॉजिट्स। तो अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस जो थी इंडिया में, वो इंडिकेट हुई है स्टोन टूल्स से। स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि वो यूज़ करते थे। अर्लीस्ट जो लोग थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, और इसीलिए इस एज का नाम स्टोन एज पड़ गया। प्री हिस्ट्री का नाम, इसलिए हम इसको स्टोन एज भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्री हिस्ट्री को रॉबर्ट ब्रूस ने 3 पार्ट्स में, 3 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया था। पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक। इसके साथ साथ एक और टाइप थी, एक और डिवीजन किया गया था, चैल्कोलिथिक। तो ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था? ये जो टूल्स यहाँ पर, स्टोन टूल्स जो ये यूज़ करते थे, या फिर स्टोन एज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहा गया, मीज़ोलिथिक को मिडल स्टोन एज कहा गया, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज कहा गया। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। आप सब लोग सारी चीज़ें आप लिख लेंगे, अपनी एक कॉपी और पेन रखेंगे, उसके साथ साथ आप जो है ये सब चीज़ें जो है आप लिखते जाएंगे कॉपी में। तो पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, ये जो है 25 लाख से लेकर 12,000 जो ये BC के जो पहले साल थे, उसमें ये रहा। 25 लाख से 12,000 साल के बीच में जो ये BC जो ये था, उसमें ये पैलियोलिथिक स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज थी, ये रही। उसके बाद मीज़ोलिथिक या मिडल स्टोन एज 12,000 से 5,000 BC तक ये रही। उसके बाद नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज 5,000 टू 3,000 BC तक रही। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके सबसे पहले हम पैलियोलिथिक पे जाएंगे, फिर मीज़ोलिथिक पे जाएंगे, और फिर नियोलिथिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो अर्लीस्ट ह्यूमन था वो अपीयर हुआ था। अर्लीस्ट ह्यूमन जो था ये अपीयर हुआ था पैलियोलिथिक एज में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में। ये सबसे पहले अपीयर हुआ था अफ्रीका में, ये आपको चीज़ पता होगी। पर ये जो ह्यूमन अपीयर हुआ था यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं था। इतना सिविलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल जानवर की तरह ही था ये। और ये जो यहाँ पर ह्यूमंस अपीयर हुए थे, ये फूड गैदरर्स थे, फूड को इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करते थे, या रूट्स के ऊपर ये डिपेंड करते थे। इनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। और ये हंटर्स थे, शिकार करते थे ये जानवरों का, और वहाँ से ही अपना खाना ये खाते थे। इसी पीरियड में इन्होंने फायर को भी डिस्कवर किया था। आग की डिस्कवरी भी पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज में ही हुई थी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता भी होंगे ऑलरेडी। साथ ही साथ जो बिग स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों का ये इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, इसलिए। और इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती थी क्योंकि ये रॉ फूड खाते थे। इस वजह से इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ताकत होती थी, इसलिए इसको हम क्वार्टज़ाइट मैन भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे पैलियोलिथिक एज के या ओल्ड स्टोन एज के। अब हम आगे मूव करते हैं मीज़ोलिथिक या मिडल स्टोन एज की तरफ। यहाँ पर आपको पता है कि 12,000 से लेकर 5,000 BC तक ये पीरियड चला। अब यहाँ पर क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो मीज़ोलिथिक एज थी या मिडल स्टोन एज थी, यहाँ पर सबसे पहले डोमेस्टिकेशन जो थी एनिमल्स की स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले इंसान ने क्या किया था, एग्रीकल्चर तो लेट डेवलप हुआ, पर इससे पहले सबसे पहले वो तो फूड गैदरर्स थे पैलियोलिथिक में, और हंटर्स थे। पर मिडल स्टोन एज तक आते आते ये ह्यूमन बीइंग्स जो थे उस टाइम के, वो डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेशन करने लगे, उनका फ़ायदा उठाने लगे डोमेस्टिकेट करके। उसके बाद एग्रीकल्चरल रिमेन्स भी कुछ पाए गए हैं, पर उतने ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं पाए गए हैं। थोड़ी एग्रीकल्चर जो लेटर स्टेजेस हैं मिडल स्टोन एज की यानी कि मेसोलिथिक पीरियड की, इसके जो लेटर स्टेजेस में कुछ ये एग्रीकल्चरल रिमेन्स पाए गए हैं।
तो यहाँ पर कुछ साइट्स के बारे में आपको याद रखनी है कि कौन-कौन सी कुछ एग्रीकल्चरल रिमेन्स जहाँ-जहाँ पे पाए गए हैं, कुछ साइट्स आपको इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी हैं। आपको ये जो चीज़ें हैं कंपाइल करके कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। मैंने अलग-अलग सोर्सेज़ से, अलग-अलग डिफरेंट बुक्स से जहाँ पर इनको इकट्ठा करके एक जगह पर इनको रखा है। तो ये जो सोर्स है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे ये। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिमेन्स जो कि वेल एस्टेब्लिश नहीं थे, कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इसमें सबसे पहली साइट है आदमगढ़, ये है मध्य प्रदेश में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट साइट थी वो है बागोर, जो कि राजस्थान में है। थर्ड है सराय बहादुरगढ़, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपको याद रखनी है कि यहाँ से कुछ एग्रीकल्चरल रिमेन्स पाए गए थे मीसोलिथिक पीरियड के। यहाँ पर इसके आपको स्टेट्स याद रखने हैं। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि आदमगढ़ जो आर्कोलॉजिकल साइट या ये साइट है, ये कहाँ पे है? तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस में दिया होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़। तो आपको वहाँ पर टिक करना है मध्य प्रदेश। तो सिंपल इस प्रकार से दिया होगा। उसके बाद जो मेसोलिथिक पीरियड था, यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी डेड बॉडीज़ थी, यहाँ पर जो भी लोग मर जाते थे, उनकी लास्ट रिचुअल्स यानी कि फ्यूनरल सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई थी। इनको दफनाना या जलाना ये स्टार्ट कर दिया था मेसोलिथिक पीरियड के लोगों ने। सबसे पहले इन्होंने ये स्टार्ट किया कि लास्ट रिचुअल्स या एंथियोस्टी जो थी वो इन्होंने स्टार्ट कर ली थी। और साथ में जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स की वो स्टार्ट कर ली थी। एग्रीकल्चरल रिमेन्स भी पाए गए कि लास्ट लेटर जो स्टेजेस थी पर वेल एस्टेब्लिश्ड ये नहीं थे। साथ ही साथ यहाँ पर माइक्रोलिथ्स पाए गए। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है नुकीले पत्थर। पहले जो ये बड़े-बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ये मैंने पहले बताया कि पैलियोलिथिक पीरियड में ये क्वार्टज़ाइट मैन कहा जाता था। यहाँ पर बड़े स्टोन्स का ये इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए या फिर बाकी जो स्टोन टूल्स ये थे, इन्होंने बड़े-बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पर माइक्रोलिथ्स बनाए गए मेसोलिथिक पीरियड में यानी कि मिडल स्टोन एज में। यहाँ पर नुकीले पत्थरों का इन्होंने इस्तेमाल किया स्टोन टूल्स बनाने के लिए और इनसे ही ये शिकार करते थे। तो थोड़ा-सी डेवलपमेंट हुई थी मेसोलिथिक पीरियड में। धीरे-धीरे इंसान जो है डेवलप करता ही गया है। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में यानी कि न्यू स्टोन एज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज का ये पीरियड था, ये 5000 से लेकर 3000 बीसी तक ये चला था। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या था कि डोमेस्टिकेशन जो थी वो वेल एस्टेब्लिश थी। डोमेस्टिकेशन भी वेल एस्टेब्लिश थी। सबसे पहले यहाँ पर जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी डॉग की। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि न्योलिथिक या न्यू स्टोन एज जो थी, यहाँ पर सबसे पहले डॉग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो वेल एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छे से जो सुचारू रूप से कह सकते हैं कि अच्छे से एग्रीकल्चर पूरी तरीके से स्टार्ट हुआ था। अच्छे से इन्होंने डिस्कवरी कर ली थी कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी जो डिस्कवरी मतलब देखा, ऐसा माना जाता था पहले कि ये एग्रीकल्चर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो कि सुलेमान और किरतर रेंजेस हैं, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पहले माना जाता था। पर इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आगे जो ये नई डिस्कवरी आई है उसमें अब ये चेंज हो चुका है कि एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। तो ये आपको अब आगे बताएंगे। तो वेल एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर न्यूलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता था कि पुरानी डिस्कवरी जो थी, जो पहले हम कहते थे कि जो ये डिस्कवरी हुई थी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो हम मानते थे कि मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मेहरगढ़ 7000 बीसी पहले ये स्टार्ट हुआ है। पहले बारले रिमेन्स जो पाए गए थे वो ईरान में पाए गए थे। 7000 बीसी में बारले ईरान से पाया गया था कि ये जो हैं वहाँ से पहले स्टार्ट हुआ है बारले की खेती। उसके बाद वीट के रिमेन्स पाए गए हैं मेहरगढ़ में। 7000 बीसी ओल्ड ये रिमेन्स हैं। उसके बाद राइस रिमेन्स कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से पाए गए थे। 7000 बीसी पुराने ये भी थे। ये ओल्ड डिस्कवरी थी, जो कि ये सही है। पर यहाँ पर आपको नई डिस्कवरी में ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि एग्रीकल्चर जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कुछ राइस रिमेन्स पाए गए। कहाँ पर? लोहरा देव में। लोहरा देव
उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर ये नई डिस्कवरी थी कि यहाँ से एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो लहोरा देव में हुआ था। वेल एस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर यहीं से सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, सुलेमान और किश्तर रेंज में आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है पाकिस्तान, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। तो बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये डिफरेंट साइट्स भी दिख रही हैं आपको, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की भी हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये मेहरगढ़ ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही साइट थी। अब यहाँ पर मेहरगढ़ जो है यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। ये सुलेमान और किश्तर रेंजेस जो हैं पहाड़, इनके बीच में आता है। तो ये माना जाता था कि यहाँ से ही स्टार्ट हुए, पर अभी जो न्यू डिस्कवरी हुई है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि यहाँ से ये सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, वो हुआ था लहोरा देव उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ से बहुत पुराने राइस रिमेन्स पाए गए हैं जो कि बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर साथ ही साथ याद रखना है कि यहाँ जो न्यूलिथिक पीरियड था या न्यू स्टोन एज थी, यहाँ से ही क्ले पॉट्स जो थे, जो मिट्टी के बर्तन जो थे, इन्होंने सबसे पहले इनको बनाना शुरू किया था स्टोरेज पर्पसेस के लिए। और पिक्चर यानी कि घड़े का इस्तेमाल भी पॉट्स जो थे, या जिनको मृद भांड भी कहते हैं इस पिक्चर को, तो इनका इस्तेमाल भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इन घड़ों का। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो ये पॉट्स हैं, क्ले पॉट्स और पिक्चर्स हैं, इसके बारे में आपको पूरा आपको अलग से एक वीडियो आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के किस किस जो एज में है, हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्ट्री जो थी या प्री हिस्ट्री में कौन कौन से ये क्ले पॉट्स का इस्तेमाल करते थे स्टोरेज के लिए। अलग अलग टाइप्स हैं इसकी, वो हम आगे पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में वो कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना कि क्ले पॉट्स सबसे पहले स्टोरेज के लिए यहाँ से ही स्टार्ट हुए थे। उसके बाद व्हील की डिस्कवरी भी इसी पीरियड में हुई थी। जो व्हील यानी कि जो पहिया था, उस सबसे पहले यहीं इसी पीरियड में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद मेगालिथ्स, मेगालिथ्स यहाँ पर पाए गए थे। मेगालिथ्स का क्या मतलब होता है? मेगालिथ्स का मतलब होता है कि बहुत विशाल शव, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाशें जो हैं, बड़े बड़े लाशों के टीले पाए गए, विशाल शव पाए गए। यहाँ पर इसलिए ये मेगालिथ्स पाए गए क्योंकि इन जो दफनाए हुए शव हैं, वो मतलब शव यानी कि जो कंकाल वगैरह हैं वही पाए गए हैं। बोन जो डिफरेंट जो कंकाल हैं, स्केलेटन्स हैं, वो यहाँ से पाए गए हैं। ये यहाँ पर क्यों पाए गए? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मीज़ोलिथिक या नियोलिथिक अंत्योष्टि यानी कि जो फ्यूनरल सेरेमनी थी, ये स्टार्ट हुई थी मीज़ोलिथिक पीरियड में। ये आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि मीज़ोलिथिक पीरियड में लास्ट रिचुअल्स या फ्यूनरल सेरेमनी स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर मीज़ोलिथिक में स्टार्ट तो हुई थी, पर यहाँ पर यहाँ से उतने ज़्यादा बड़े मेगालिथ्स यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल शव नहीं पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं पाए गए, क्योंकि यहाँ से जस्ट स्टार्ट हुई थी। पर धीरे धीरे ये डेवलप हुई थी ज़्यादा न्यूलिथिक पीरियड में। तो यहाँ पर न्यूलिथिक पीरियड से हमें बहुत ज़्यादा मेगालिथ्स पाए गए हैं। मेगालिथ्स यानी कि बहुत ज़्यादा लाशों के ढेर यानी कि स्केलेटन्स बहुत ज़्यादा यहाँ से पाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बोन टूल्स भी इसी पीरियड से स्टार्ट हुए थे। बोन टूल्स का इस्तेमाल भी इन्होंने न्यूलिथिक पीरियड से ही स्टार्ट किया था। तो पहले ये स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे मेसोलिथिक और पैलेयोलिथिक में। पहले इन्होंने जो बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे पैलेयोलिथिक में, और फिर यहाँ पर इनको हम क्वार्टजाइट्स मैन कहते थे। पर जो मेसोलिथिक पीरियड था, यहाँ पर इन्होंने फिर माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। उसके बाद अभी जो न्यूलिथिक पीरियड था, इसमें इन्होंने बोन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये था पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। इसके बाद जो रॉबर्ट ब्रूस थे, इन्होंने ही एक और क्लासिफाई किया था इसको, तो वो था चैल्कोलिथिक। तो चौथा ये जो टाइप था, ये था चैल्कोलिथिक पीरियड। तो यहाँ से चैल्कोलिथ्स पाए गए थे। चैल्कोलिथ्स का मतलब होता है कि कॉपर स्टोन्स यहाँ से पाए गए थे। कॉपर के बने कुछ स्टोन्स यहाँ से, कॉपर टूल्स यहाँ पर पाए गए थे। कॉपर यूजेज जो थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। कॉपर की डिस्कवरी इन्होंने इस टाइम पे कर ली थी चैल्कोलिथिक पीरियड में। तो
ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से इन इन पे कुछ क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या केस की तैयारी कर रहे हैं, या डिफरेंट यूपीएससी एग्ज़ाम्स की, या डिफरेंट अलग अलग लेवल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकती है। तो ये थे हमारी क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट ब्रूस जी ने दी थी। अब हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी हैं। तो प्री हिस्ट्री की हम ज़्यादातर ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहली आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो है पल्लवरम। पल्लवरम आर्कियोलॉजिकल साइट ये कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट स्केल्टन ऑफ होमोसेपियंस फाउंड हियर। ये आपको याद रखना कि पल्लवरम से पहला स्केल्टन जो था होमोसेपियंस का वो यहाँ से पाया गया था। दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट है भिमबेटका। भिमबेटका के बारे में आपने सुना होगा, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म्ड केव पेंटिंग्स जो केव्स थी उनमें ये पेंटिंग्स ये पाई गई थी कि इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की को यहाँ पर दर्शाया था, पेंट किया था इन केव्स में। तो ये साइट आपको याद रखनी है। उसके बाद थर्ड साइट है चिरांड। चिरांड ये साइट है बिहार में, सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये है। यहाँ से कुछ पेंडेंट्स, इयररिंग्स, बैंगल्स ये पाए गए किस पीरियड के? न्योलिथिक पीरियड के। इसके साथ साथ चिरांड में हमने देखा कि 400 बोन टूल्स जो थे, क्योंकि न्योलिथिक पीरियड से ही बोन टूल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तो 400 बोन टूल्स के अराउंड यहाँ पर पाए गए थे जो कि हंटिंग में इस्तेमाल किया करते थे वो लोग। उसके बाद अगली जो साइट है वो है महदहा। महदहा ये है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से भी बोन टूल्स पाए गए हैं जो कि न्योलिथिक पीरियड के हैं। उसके बाद कोल्डीवा ये वाली साइट अगली साइट है हमारी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पाई गई है। ये आपको याद रखनी है कि कहाँ पे पाई गई है ये साइट और इसमें क्या मिला है। यहाँ से राइस रिमेन्स पाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से राइस रिमेन्स पाए गए हैं कोल्डीवा से। अगली जो साइट है वो है दमदमा। दमदमा ये साइट ये भी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ से डेड बॉडीज़, बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ पाई गई हैं। बहुत बड़े विशाल शवों का टीला यहाँ पर पाया गया है दमदमा में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगले आर्कियोलॉजिकल साइट है वो है बर्ज़होम। बर्ज़होम ये है जम्मू कश्मीर में है। इससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं कि बर्ज़होम कहाँ पर है, यहाँ पर क्या पाया गया था। यहाँ पर कुछ पिट ड्वेलिंग्स यहाँ पर खड्डा खोद के यहाँ पर कुछ ड्वेलिंग्स पाए गए थे, अंडरग्राउंड वो ड्वेलिंग्स पाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती थी उस वजह से उस टाइम के लोग जो थे पिट ड्वेलिंग करते थे और वहाँ पे ही रहते थे। ग्राउंड लेवल हाउसिंग होती, सबटेरेनियन ग्राउंड लेवल हाउसिंग होती थी, यानी कि ज़मीन के नीचे खोद कर वो नीचे रहते थे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ स्टोन टूल्स भी पाए गए हैं बर्ज़हों में। और कुछ ग्रेवयार्ड मतलब कुछ यहाँ पर दफनाने वाला काम भी शुरू हो गया था हाउसेस के नज़दीक, या जो पुराने हाउसेस थे उनमें ये इस साइट पे पाया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। उसके बाद हम बात करेंगे जो रॉबर्ट ब्रूस ने क्लासिफिकेशन दी थी, उस क्लासिफिकेशन को क्रिश्चियन थॉमसन जो थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये क्लासिफिकेशन नहीं चलेगी। हाँ, इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस, न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी। और इन्होंने टूल्स के बेसिस पर जो जो टूल्स वहाँ पर डिफरेंट साइट्स के ऊपर पाए गए थे, उन टूल्स के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया था क्रिश्चियन थॉमसन ने। और इसी बेसिस पे इन्होंने प्री हिस्ट्री को स्टोन एज कहा था, प्रोटो हिस्ट्री को इन्होंने ब्रॉन्ज एज कहा था, और हिस्टोरिक को इन्होंने आयरन एज कहा था। तो इन्होंने इस प्रकार से एक क्लासिफिकेशन दी थी। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस जो चैनल पे है आपको लगातार डिफरेंट सोर्सेज से आपको मटेरियल्स इकट्ठा करके यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं इकट्ठा मतलब कुछ ऐड कर सकता हूं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। और कोई कुछ भी क्यूरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम जब हमारा कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स भी लेकर आएंगे, एमसीक्यू सेशंस भी हम लगातार इस चैनल के ऊपर करेंगे।
तो यह था हमारा आज का पहला लेक्चर हिस्ट्री का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ज़रूर अगर आपको सपोर्ट करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। लगातार वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूँ। तो आप सब लोग जो हैं, अगर आपको सपोर्ट करना है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लगातार देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में